आज हम डिस्कस करेंगे स्केलर पोटेंशियल को। तो स्केलर पोटेंशियल डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमें एक बेसिक रिलेशन पता होना चाहिए, दैट इज़ द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। हमने पता है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बीच में जो रिलेशन होता है उसको इस तरह से दे सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेड ऑफ पोटेंशियल। और अगर हम इस इक्वेशन के दोनों साइड में कर्ल वेक्टर को इंक्लूड करें तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड बनेगी कर्ल ऑफ E इज इक्वल टू कर्ल ऑफ नेगेटिव ऑफ ग्रेड ऑफ स्केलर पोटेंशियल V इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ पर कर्ल ऑफ E इक्वल टू ज़ीरो होने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस डू नॉट शो रोटेशनल इफेक्ट, विच मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस हैं वो कभी भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इस तरह से क्लोज लूप नहीं बनाते, बल्कि इलेक्ट्रिक चार्जेस के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनती हैं वो या तो डाइवर्जिंग नेचर की होती हैं या फिर वो कन्वर्जिंग नेचर की होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि या तो वो डाइवर्जिंग नेचर की हैं या वो कन्वर्जिंग नेचर की हैं, दैट मीन्स वो एक क्लोज लूप नहीं बना रही। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल चार्ज पार्टिकल होते हैं वो कभी भी पेयर्स में एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि दे एग्जिस्ट इन टर्म्स ऑफ मोनोपोल। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि that's why it is possible to represent electric field as gradient of some scalar potential। मतलब whenever electric field is represented in terms of gradient of some scalar quantity, then that scalar quantity is known as scalar potential। पर अगर आप बात करो मैग्नेटिक फील्ड की तो हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड के केस में कर्ल ऑफ बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, विच मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स शो डज नॉट शो द मोनोपोल नेचर को शो नहीं करता। इसका मतलब हमें पता है बेसिकली मैग्नेट के अंदर हमेशा दो पोल एग्जिस्ट करते हैं, नॉर्थ और साउथ। अगर कोई फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलकर साउथ में एंटर होती है तो आपको पता है इनसाइड द मैग्नेट भी वो साउथ से नॉर्थ की साइड जाती है, विच मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑलवेज मेक द क्लोज लूप्स। और जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाएंगी इसका मतलब उनका जो रोटेशनल इफेक्ट है दैट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि कर्ल ऑफ बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, विच मीन्स यहाँ आप बी को किसी भी मैग्नेटिक फील्ड की टर्म में, मैग्नेटिक फील्ड के किसी भी स्केलर टर्म को अगर ग्रेड की टर्म में लिखना चाहोगे तो वो भी नॉन इक्वल टू ज़ीरो बनेगा। पर स्टिल अगर हम ये कंसीडर कर लें कि हमारे पास जो सिस्टम है दैट इज़ अ करंट फ्री स्पेस। करंट फ्री स्पेस का मतलब आपके पास जो करंट इंटेंसिटी है वो ज़ीरो है, उस सिचुएशन में कर्ल ऑफ बी जो है वो आपका ज़ीरो बन सकता है, क्योंकि आपको पता है कि मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन ने क्या कहा था कि कर्ल ऑफ बी इज़ इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू जे। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि अगर हम कंसिडर कर लें कि करंट डेंसिटी इज़ ज़ीरो, विच मीन्स कर्ल ऑफ बी कैन बी रिटर्न एज ज़ीरो। और क्योंकि अब कर्ल ऑफ बी आपका ज़ीरो हो गया तो यहाँ पर आप बी को किसी स्केलर क्वांटिटी का ग्रेड लिख सकते हो और दैट विल बी इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर फिर हमने क्या कहा, वेयर वी एम इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल, बट in actual we cannot express magnetic field as the gradient of magnetic scalar potential at the point where current exists। जहाँ पर भी ये करंट नॉन ज़ीरो होगा वहाँ पर आप मैग्नेटिक फील्ड को एज अ ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर पोटेंशियल नहीं लिख सकते। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है वेक्टर पोटेंशियल। वेक्टर पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए आपको यूज़ करनी है डाइवर्जेंस की प्रॉपर्टी, जिसमें हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम लिखते हैं डेल डॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। डेल डॉट बी ज़ीरो होने का मतलब क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज़ ज़ीरो। पर यहाँ पर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम डाइवर्जेंस और कर्ल को एक साथ इंक्लूड करें तो वो भी आपका क्या बनता है, इक्वल टू ज़ीरो। दैट मीन्स अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंसीडर करो और कंपेयर करो तो आप देख रहे हो यहाँ भी डाइवर्जेंस है, यहाँ भी डाइवर्जेंस है, देन this magnetic field can be written as equal to curl of A। means whenever a magnetic field B can be represented in terms of curl of another vector quantity, then such type of potential are called vector potential। Here vector A refers to magnetic potential and is called magnetic vector potential। ठीक है,
अब आप डिफाइन कर दोगे इसको। मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल कैन बी डिफाइंड एज द वेक्टर हुज curl at any point gives the value of magnetic field at that point. Means vector potential A is defined as the curl of a vector potential whose value at any time will give you the value of the magnetic field. ठीक है, नेक्स्ट है टॉपिक आपके पास प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यहाँ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ बेसिक आइडिया समझना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो किस तरह से ट्रैवल करती हैं। तो इसके लिए आप कंसीडर करोगे कि वेन एवर अ चार्ज पार्टिकल कम्स इन मोशन देन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर जनरेटेड इन सच अ वे दैट, ये आपको क्लियर होना चाहिए कि जब भी चार्जेस सिर्फ रेस्ट पर होंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेंगे, पर जब भी चार्ज पार्टिकल आपका मोशन में आ जाएगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की जनरेशन के साथ साथ एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। और जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उन दोनों का नेचर कैसा होगा कि अगर मान लो आपका चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है अलॉन्ग एक्स एक्सेस, देन इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड इन पर्टिकुलर वाई डायरेक्शन इन सच मैनर, देन इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंजिंग बिहेवियर टाइम और स्पेस के साथ रिस्पॉन्सिबल है मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए। और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जस्ट परपेंडिकुलर होगा to the direction of propagation of charge particle and to the direction of electric field. ठीक है, तो ये आपका बेसिक आइडिया ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसके बाद आपको डिस्कस करनी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको सबसे पहले यही बेसिक पॉइंट लिखना है कि EM वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एन एक्सेलरेटेड और ऑसिलेटरी चार्ज। इसका मतलब क्लियर है कि चार्ज पार्टिकल जब भी रेस्ट पर होगा तो वो EM वेव को जनरेट नहीं कर सकता। दैट मीन्स जब भी आपके पास कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, एक्सेलरेटेड वर्ड आने का मतलब क्या है कि इवन अगर पार्टिकल आपका यूनिफॉर्म मोशन में है तब भी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरेट नहीं करेगा। ठीक है, सेकेंड आपके पास प्रॉपर्टी है दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए कोई नेसेसिटी नहीं है कि उसको किसी मीडियम की ज़रूरत है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन जाने के लिए। जैसे कि हम साउंड वेव्स के लिए कहते हैं कि साउंड वेव सिर्फ तभी ट्रैवल कर सकती हैं जब उनको एयर के प्रेजेंस में रखा जाए। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ऐसा कोई मीडियम नहीं चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी है दे ट्रैवल विद स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस। 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो हमने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होती है वो 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ such waves is given by c is equal to 1/√of mu naught epsilon naught। ये बेसिक रिलेशन है फॉर द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। म्यू नॉट इज permeability in free space and epsilon naught is permittivity in free space. Next property है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर E एंड B वेरी साइनोसॉइडली। ये चीज़ आपको ऑलरेडी क्लियर मैंने करवा दी थी कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी, एंड ऑलवेज रिमेन इन सेम फेज में रहेंगे। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा मैग्नेटिक फील्ड भी ज़ीरो होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम होगा। ठीक है, दे अचीव देयर कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा एट सेम टाइम, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है आपका रिलेशन बिटवीन ई नॉट एंड बी नॉट इज गिवन बाय, दैट रिलेशन इज ई नॉट बी नॉट इज इक्वल टू सी, ई नॉट डिवाइडेड बाय बी नॉट इक्वल टू सी, और यहाँ से डायरेक्ट आपके न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक वेलोसिटी इज लेस देन सी। जब भी आपका मीडियम वैक्यूम में ना चल के किसी डाइलेक्ट्रिक मीन्स किसी ऐसे मीडियम में चल रहा है जहाँ पर एयर के अलावा और भी बहुत सी रेस्ट्रिक्शंस हैं, उस सिचुएशन में वेलोसिटी विल बी लेस देन स्पीड ऑफ लाइट। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बीइंग अनचार्ज आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता जिसकी वजह से वो कभी भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अपना पाथ चेंज नहीं करती। नेक्स्ट है आपके पास इलेक्ट्रिक वेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्टिकल इफेक्ट ऑफ EM वेव एंड इज कॉल्ड लाइट वेक्टर। जो भी हम ऑप्टिकल फिनोमिना पढ़ते हैं, ऑप्टिकल बिहेवियर ऑफ लाइट पढ़ते हैं, वो सब किसकी वजह से होते हैं? इलेक्ट्रिक वेक्टर की वजह से। और वैसे भी आप अगर कंक्लूड करो यहाँ वाले इस रिलेशन से E0/B0 = C, विच इम्प्लाइज
ई नॉट इज इक्वल्स टू सी टाइम्स ऑफ बी नॉट, तो आप एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा कितने टाइम्स ज़्यादा है? 3 × 10⁸ टाइम्स ज़्यादा है। तो जनरली हम जब भी बात करते हैं कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर या ऑप्टिकल वेक्टर किस वजह से प्रोड्यूस हुआ, तो आप कहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑप्टिकल इफेक्ट। नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है पॉइंटिंग वेक्टर को। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि पॉइंटिंग वेक्टर ने क्या कहा। अगर हम बात करें पॉइंटिंग वेक्टर की डेफिनेशन की, तो हमने डिफाइन किया द रेट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया placed perpendicular to direction of propagation of this energy is called pointing vector. Means pointing vector is nothing but energy के ट्रांसपोर्ट को रिप्रेजेंट करने का एक वेक्टर है, जो क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपकी एनर्जी में पर यूनिट एरिया, जब भी आप उसको डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्रोपेगेशन ऑफ वेव रखा तो उसमें एनर्जी का कितना लॉस हुआ। ठीक है, तो इसके लिए आप बेसिकली इस टॉपिक को स्टार्ट कैसे करोगे? हम पहले कहेंगे वी नो दैट व्हेन एवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट in term of electric and magnetic field vectors through space, then there will be a transport of energy from one point to another point due to propagation of wave. Means जब भी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हैं आपको पता है, तो जब भी वो वेव ट्रैवल करेगी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन के लिए, तो कुछ ना कुछ एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, वो एनर्जी का ट्रांसफ़र रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिस वेक्टर को यूज़ कर रहे हैं दैट वेक्टर इज़ नॉन एज पॉइंटिंग वेक्टर। यहाँ पर हमें सॉल्व कैसे करना है? अगर हम कहें इफ़ वी कंसिडर ई एम वेव बी ट्रैवलिंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस, हमने ये मान लिया कि जो वेव प्रोपेगेट कर रही है वो कर रही है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, और हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अलॉन्ग वाई एक्सिस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ आप जे कॉम्पोनेंट लगाओगे, और मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड इन जेड डायरेक्शन, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के साथ आपके वेक्टर का यूज़ करोगे। तो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो आपका पॉइंटिंग वेक्टर है दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक ई क्रॉस एच, मतलब ई का क्रॉस प्रोडक्ट है एच के साथ। यहाँ क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने माना है कि वाई डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है, तो आपने यहाँ वाई कॉम्पोनेंट लिख दिया, और आप मान रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड का जेड कॉम्पोनेंट की आप बात कर रहे हो, तो आपने जेड कॉम्पोनेंट लिख दिया। और जब आपने जी और के का क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व किया तो साइक्लिक ऑर्डर रिटेन रखने के अकॉर्डिंग एनर्जी का जो ट्रांसपोर्टेशन वेक्टर आ रहा है वो अलोंग आई एक्सिस, मतलब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। ठीक है, यहाँ पर अगर हम इसी पॉइंटिंग वेक्टर का एवरेज ही निकालना चाहते हैं, तो आपने लिखा एस एवरेज विल बी इक्वल्स टू 1/μ0 टाइम्स ऑफ ई इफेक्टिव इंटू बी इफेक्टिव। यहाँ ई इफेक्टिव और बी इफेक्टिव का मतलब क्या है कि एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर निकालने के लिए आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस डिवाइडेड बाई √2 इंटू मैग्नेटिक फील्ड इन फ्री स्पेस डिवाइडेड बाई √2, और सॉल्व करने से आपको वेक्टर मिल रहा है 1/2μ0 ई नॉट इंटू बी नॉट। ये था आपका पॉइंटिंग वेक्टर का बेसिक डेफिनेशन एंड बेसिक रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द पॉइंटिंग थ्योरम एंड द बाउंड्री कंडीशन एट इंटरफेस ऑफ टू सरफेस।